स्टेज सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे स्टेज थर्ड का। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे जैसे हम आगे की ओर पढ़ेंगे प्रॉब्लम का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता जाएगा। सारी प्रॉब्लम को देखिएगा वन बाय वन। स्टेज थर्ड, प्रॉब्लम नंबर 1 रीड कीजिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है। कई बच्चे पूछते हैं इसको। Two identical ball A and B are released from the positions in the figure. They collide elastically on the horizontal portion MN. The ratio of height attained by ball A and B after collision will be neglect friction. अब देखिएगा प्यारा सा फिगर दे रखा, उसको बनाइएगा। ऐसे कुछ फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे भी आपने का ट्रैक दे रखा है। ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है और ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, ऐसे कुछ दे रखा है। ये जो हाइट आपको दे रखी बॉल ए की, बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये बॉल बी है। ये जो हाइट आपको दे रखा 4h दे रखा है और ये आपको h दे रखा है, h दे रखा है। दोनों का आपने रिलीज किया, ये m और n है। बॉल कहाँ कोलाइड करेगी? हॉरिजॉन्टल पोर्शन mn में। तो यहाँ पे बॉल A होगी, यहाँ पे बॉल B होगी। A है और B है, दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी एक्सचेंज क्यों होगी? दोनों का मास इक्वल है। वेलोसिटी एक्सचेंज होने का मतलब आपने कहा A मूव करेगा B की वेलोसिटी से और B मूव करेगा A की वेलोसिटी से। तो ऑब्वियसली आपने कहा A जो हाइट अटेंड करेगा, जितनी हाइट B की थी उतनी अटेंड करेगा, उससे ज्यादा अटेंड कर नहीं पाएगा। तो आपने कहा A का जो हाइट मिलेगा मुझे वो कितना मिल जाएगा? h मिल जाएगा। तो हाइट अटेंड बाय बॉल A इज इक्वल्स टू h, तो सीधे सीधे मिल गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, B को वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी और B को वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी तो आपने यहाँ पे कुछ स्पीड मिलेगी और इस स्पीड के कारण ये क्या करेगा? पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा तो आपने कहा हमें ये हाइट भी तो कैलकुलेट करना है, h डैश, ये कैलकुलेट करना। ये हाइट तो h है, h तक तो जाएगा ही जाएगा, फिर h डैश और गेन करेगा तो टोटल हाइट मिल जाएगी। तो h डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा आपको? h डैश इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g आपको मिलेगा। बट यहाँ पे v की वैल्यू भी पता नहीं, तो v की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। पोटेंशियल लॉस कितना होगा? इसकी जो हाइट थी 4h थी, ये हाइट कितनी h है, तो टोटल हाइट कितना मिलेगा इसको? 3h। तो यहाँ से हमें मिलेगा, आप कहेंगे हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, कितना मिलेगा आपको? आप कहेंगे 3h। टोटल हाइट एक्चुअल में आपने कहा B ने जो हाइट गेन किया है यहाँ से वापस से, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या होगा? B h हाइट तक तो आएगा आएगा और एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिली है A की वो कितनी मिलेगी? 3h की मिल जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते मुझे V की वैल्यू जो मिली है आर रूट ऑफ, क्या बोलेंगे आप? 6gh आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, h डैश की जो वैल्यू मिलती है h डैश इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर, दैट इज 6gh साइन 60 रूट 3/2 स्क्वायर कीजिएगा, आपने कहा 3/4 अपॉन में 2g, से g कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से जो मुझे मिलेगा आप कहेंगे h डैश इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे आप? कट कर दो इसको, 8 नीचे भेज दीजिएगा, 18, आप कहेंगे 18h/8, ये आपको मिल गया h डैश की वैल्यू। बट मुझे हाइट कहाँ से कैलकुलेट करनी है? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से आपने कहा एच बी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? h प्लस एच डैश, दैट इज एच बी की वैल्यू जो मिलेगी h प्लस 18h/8। तो यहां से जो मिलेगा, जो हाइट आपको मिली एच बी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 18, दैट इज 26h/8 आपको मिल गया। अब रेशियो कैलकुलेट कर दीजिएगा और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे? एच ए अपॉन एच बी इज इक्वल्स टू h अपॉन में क्या बोलेंगे? 26h/8। h से h कैंसिल आउट, तो मुझे यहां से जो मिलेगा 8/26, दैट इज आप कहेंगे 4/13।
दैट इज 4:13। क्या दे रखा ऑप्शन आपको? आई थिंक दिस वन ही दे रखा है। यहां से प्रॉब्लम नंबर सेकंड को देखिएगा, रीड कीजिएगा सेकंड को। Two identical block A and B, each of mass m, are resting on a smooth floor connected by a light spring of natural length L and a spring constant K. With the spring its natural length, a third identical block of mass m moving with velocity v along the line joining A and B collide with A elastically. The maximum compression of spring is. मैक्सिमम कंप्रेशन आपसे पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे एक लाइट स्ट्रिंग है जिसका स्टिफनेस आपको K दे रखा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास M दे रखा है, यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास M दे रखा है, एक आपने का आइडेंटिकल ब्लॉक है जो V स्पीड से मूव कर रहा है, उसका भी मास M दे रखा है स्मूथ सरफेस पे। जैसे आपने का स्ट्राइक करेगा दोनों का मास इक्वल है, ये रेस्ट में आ जाएगा, कंप्लीट स्पीड इसको मिल जाएगी। आपने का मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है और आपने का मैक्सिमम कंप्रेशन कब मिलेगा? when both are blocks moves with same speed, और सेम स्पीड आपने कंसीडर की है, ये मूव करेगा v डैश से, ये भी आपने का मूव करेगा v डैश से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर दूं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट अप्लाई करते मुझे क्या मिलेगा? आप कहेंगे mb इज इक्वल्स टू m एंड m ट्वाइस ऑफ m v डैश, तो v डैश की वैल्यू जो मुझे मिली है वो क्या मिलेगा? सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिए आप, v डैश की वैल्यू मिलेगी v/2। अब मुझे कंप्रेशन कैलकुलेट करना, तो आपने कहा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक आप देखेंगे, आप कहेंगे हमें जो मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी आपके पास? हाफ m v स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस इतनी रह जाएगी अभी, तो चेंज जो होगा आपने कहा टू टाइम्स ऑफ हाफ m v डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करते आपने कहा हमें जो मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस v डैश की वैल्यू क्या? v/2 है, तो यहाँ से आपने जैसे कैंसिल आउट करेंगे हमें जो मिलता है वो क्या मिलेगा? m v स्क्वायर बाई 4, ऐसे कुछ मिल गया। आप कहेंगे हमें जो यहाँ से मिला हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो m v स्क्वायर बाई 4, मुझे x कैलकुलेट करना, तो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स रूट ऑफ, आपको जो मिलेगा m/2k मल्टीप्लाई v, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर थर्ड, अगेन प्यारी प्रॉब्लम है, स्टेज थर्ड में बहुत प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आराम से आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो कोई ना, आप सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन को समझिएगा। अप्रोचेबल प्रॉब्लम है बट थोड़ी सी आपने का मॉडरेट प्रॉब्लम है, एवरेज से अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थर्ड आप रीड कीजिएगा। A block M1 strike stationary block M3 complete inelastically. Another block M2 is kept on the M3, neglecting the friction between all contacting surface. The frictional decrease in kinetic energy of the system in collision is. देखिए प्यारी प्रॉब्लम है, आपने कहा दिस इज M3 और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ M2 और यहाँ पे आपने का एक ब्लॉक है M1, ये से स्ट्राइक करेगा, इसकी स्पीड मैंने आपने क्या कंसीडर कर ली? v कंसीडर कर ली। आपने कहा ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, अब स्मूथ है तो ये जो M1 है टोटल मोमेंटम आपने कहा इम्पार्ट करेगा इन दिस सिस्टम को, और इन दिस सिस्टम में आपने कहा यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कुछ मिलेगा नहीं। M2 तो आपने कहा पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में रहेगा, M3 और M1 मूव कर जाएगा, ये आपने कहा इनेलास्टिकली मूव करेगा, इसमें धस जाएगा और ये मूव करेगा, तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो आपने कहा इसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो रहेगी, हमेशा जीरो ही है। तो M2 आप कहेंगे हमेशा स्टेशनरी कंडीशन रहेगी, इसकी स्पीड पहले भी जीरो थी, बाद भी जीरो थी, तो आप कहेंगे सिस्टम का जो स्पीड मिलेगा आफ्टर कॉलिजन वो v डैश हम कंसीडर कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमें मिलेगा mv इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v डैश, और v डैश का वैल्यू जो मिला है वो दिस वन मिल जाएगा m1v अपॉन में m1 प्लस M3, ये आपको स्पीड मिल गया। अब यहाँ से आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू हाफ m1v²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी वो दिस वन मिल जाएगा। क्या मिलता है देखिएगा, आप कहेंगे हाफ m1 प्लस m3v डैश का स्क्वायर। यहां से इन्होंने फ्रैक्शनल चेंजेस आपसे पूछा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछा आपसे, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, वैल्यू पुट कीजिएगा और वैल्यू पुट करने पे फाइनली जो मिलता है आप कहेंगे हाफ m1 प्लस m2 v डैश का स्क्वायर अपॉन में हम क्या बोलेंगे हाफ m1 v²। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करने पे हमें जो मिलता है m3 भाई m1 प्लस m3 अपॉन में हम क्या बोलेंगे m1। ये जो वैल्यू मिलेगी v डैश का स्क्वायर, तो v डैश का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको m1 का स्क्वायर v² अपॉन में क्या बोलेंगे आप m1 प्लस m2 नहीं सॉरी m3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से v² से v² है, v² से v² कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 से m1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मुझे जो मिलेगा m1 m3 से m1 m3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आपको मिली है वो क्या मिलेगा m1 अपॉन में m1 प्लस m3। ऑप्शन चेक कर लीजिए, m2 का कुछ रोल ही नहीं, m2 तो आपने कहा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तब हम कहेंगे ये भी साथ साथ मूव करता, नहीं तो आपने कहा सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, m2 तो हमेशा रेस्ट में, पहले भी रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखिएगा, आपने कहा 4 अगेन प्यारी प्रॉब्लम है बट मॉड्यूल में सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसी के रिगार्डिंग वापस से पूछा गया। 4 को रीड कीजिएगा। इफ द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड लेंथ L वेरीज lambda is equals to a plus bx, then the center of mass given by, सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है। लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन है बेटी जी, ऐसे कुछ एक रॉड दे रखा है जिसकी लीनियर डेंसिटी ऐसे कुछ दे रखा है आपको, लेंथ L है, और यहाँ से आपने कहा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे कैलकुलेट करनी है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है a प्लस bx दे रखा है, और लैम्बडा इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे dm अपॉन dx बोलेंगे, दैट इज आपने कहा dm इज इक्वल्स टू लैम्बडा dx मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो मिलेगा हम क्या बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ dm x अपॉन में इंटीग्रल ऑफ dm। आप कहेंगे इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे 0 टू l, आपने कहा 0 टू l, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5, अगेन आपने कहा प्यारी प्रॉब्लम है 5। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिएगा क्या मिलता है आपको। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिएगा क्या मिलता है। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज ए डायमीटर 56 सेंटीमीटर, अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 centimeter removed from the edge of so in the figure the center of mass remaining portion from the center of plate will be। आप कहेंगे यहाँ से ऐसे कुछ आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, प्यारी प्रॉब्लम है। एक सर्कुलर पोर्शन है जिसका रेडियस आप देख लीजिए, डायमीटर दे रखा, हम रेडियस के टर्म में देख ले इसका, तो रेडियस आपको क्या मिलेगा 56 आपको दे रखा, तो 26 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, 28 सेंटीमीटर सॉरी 28 सेंटीमीटर। ये सेंटर है O, आपने कहा यहां से एक सर्कुलर पोर्शन को रिमूव किया जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर था, आपने कहा 42 का रेडियस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 21 मिल जाएगा। 21 रेडियस का एक सर्कुलर रेडियस की हमने क्या कर दिया, एक डिस्क को रिमूव किया ऐसा कुछ, और इसका जो रेडियस आपको दे रखा है वो क्या मिलेगा 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस मिलेगी आपने कहा टोटल 28 थी, 21 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा 7 सेंटीमीटर मिलेगी।
आप कहेंगे शिफ्टिंग जो होगा उस शिफ्टिंग को मैंने x कंसीडर किया, शिफ्टिंग को हम क्या करेंगे x कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग मास एंड रिमूविंग मास आपको कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिएगा। टोटल मास आप m कंसीडर करिए, टोटल मास कितना है m है, तो रिमूविंग मास जो मिलेगा m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एरिया। एरिया जो आपको मिला वो क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी मिली आपको 28 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई इसका रेडियस कितना मिलेगा आपने कहा 21 का होल स्क्वायर, या आपने हमें क्या मिलेगा रिमूविंग मास मिल जाएगा। तो रिमेनिंग मास जो मिलेगा m माइनस एम मिलेगा, और यहाँ से आपने कहा वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप कहेंगे रिमेनिंग मास m माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू रिमूविंग मास m मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे आपने कहा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स से 1, और यहाँ से आपने कहा वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर। ऐसी प्रॉब्लम हमने खूब सारी बनाई है, पहले भी आपने देखा है। बस रिमूविंग मास और रिमेनिंग मास आप कैलकुलेट करके सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर बात करेंगे, आपने कहा 6 का भी कंसेप्ट क्या दे रखा, सेम दे रखा, सेम कंसेप्ट दे रखा। देख लीजिएगा आपने कहा 6 को भी, यहाँ से आप कहेंगे एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा ए दे रखा है, रेडियस आपको ए दे रखा है, और यहाँ से आपने कहा एक स्मॉल डिस्क को रिमूव किया है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है बी दे रखा है, और यहाँ पे आपने कहा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, आपने कहा ओ एंड ओ डैश की जो डिस्टेंस दे रखी है ये डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है सी दे रखी है, गिवन है। और यहाँ से आपने कहा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा आपने कहा x2, और x2 की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो हम कहेंगे अगेन वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, कंप्लीट मास कितना कंसीडर करते हैं m कंसीडर करते हैं, रिमूविंग मास जो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू कंप्लीट मास, आप कहेंगे m पाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई आपने कहा पाई b स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया आपको बेटी जी, आपने कहा हमें मिल गया m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आप कैपिटल M मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा। रिमेनिंग मास क्या मिलेगा कैपिटल M माइनस एम मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा सीधे सीधे वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करते आपके घर में आंसर मिल जाएगा। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आप कहेंगे रिमेनिंग मास m माइनस एम मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल टू रिमूविंग मास क्या मिलेगा स्मॉल m, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या दे रखा आपको c, तो यहाँ से आपने कहा x2 की वैल्यू, जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू जो मुझे मिलती है वो क्या मिलेगा, आपने कहा यहाँ से मिलेगा c b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए नेगेटिव साइन का क्या लफड़ा है, आप कहेंगे पोजिशन वेक्टर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, अगर वेक्टर साइन लगेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल जाएगा आपको। ये थी प्रॉब्लम अपनी 6th। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 7, ये भी आपने का बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। क्या मिलता है वैल्यू पुट कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बन जाएगी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, आप बनाओगे तो बन जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 7 रीड कीजिएगा। अ कारपेंटर हैज कंसिडर्ड अ टॉय एज शोन इन द फिगर adjoining figure if the density of material of the sphere is 12 times of the cone, the portion of the center of mass of toy is given by। अब देखिएगा प्यारी सी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, ये भी कैलकुलेटिव है बट अच्छी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप। एक कारपेंटर आपने कैसे कुछ टॉय बनाता है, ये सॉलिड कॉन है और यहाँ पे आपने का एक स्फीयर है ऐसे कुछ, जिसका रेडियस आपको गिवन है, इसका रेडियस r है, और यहाँ पे आप कहेंगे इसका जो हाइट आपको गिवन है वो 4r के बराबर दे रखा है, 4r दे रखा। इसका डेंसिटी मैंने रो कंसीडर किया, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ रो हो जाएगा, ये 12 टाइम्स डेंस है। ये आपने का इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, ये सेंटर पॉइंट आपने वो ले लिया। तो यहाँ से इसका जो मास है वो हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर ले, इसको मास m1 मान लीजिए। इसका जो मास है वो आपने कहा रहेगा सेंटर ऑफ मास पे रहेगा, इसका आपने का मास m2 मान लीजिए।
डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आप कहेंगे 4h/4 होगा, बेस से h/4 होगा, 4r/4 दैट इज आपने कहा ये जो डिस्टेंस मिलेगी मुझे वो कितनी मिल जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4r/4 दैट इज r मिलेगा। इसका आपने कहा सेंटर कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली सेंटर पे रहेगा, तो 4r + 5r। तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगी, ये वाली डिस्टेंस जो मुझे मिलेगी आपने कहा बेस से वो कितनी मिल जाएगी आपको, 4r + r आप कहेंगे 5r मिल गया। आपने कहा वाईसीएम आपको कैलकुलेट करना, और वाईसीएम कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला m1y1 + m2y2 अपॉन में हम कहेंगे m1 + m2। बट m1 और m2 अननोन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो m1 की बात करें तो m1 इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितना कंसीडर किया आपने, आर ओ, वॉल्यूम क्या मिलेगा, आप कहेंगे सॉलिड कौन है, और सॉलिड कौन का वॉल्यूम जो आपको मिलेगा हम क्या बोलेंगे 1/3 πr² h, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, आप कहेंगे 4r दे रखी है, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। और ऐसे आपने कहा m2 कैलकुलेट करेंगे, और m2 कैलकुलेट करेंगे तो आपने कहा m2 की वैल्यू जो मिलेगी डेंसिटी कितना दे रखा आपको 12 टाइम्स ऑफ कौन 12 रो मल्टीप्लाई आप कहेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो मिलेगा आप कहेंगे 4/3 क्या बोलेंगे आप πr², इसका रेडियस कितना है r²। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे वाईसीएम जो आपको मिलता है, वाईसीएम इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा सीधे सीधे आपने का वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने पे आंसर जो आपको मिल जाएगा कितना मिलता है बेटे जी, आप कहेंगे ओ से 4r आपको मिल गया। कहाँ से मिलेगा 4r, आपने कहा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है, मुझे पहले पता नहीं चलता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, दोनों के आपने कहा इंटरफेरेंस में आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व करने पे 4r आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा 4r³। यहां से सॉल्व कर दीजिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर 8 को देखिएगा। अ 500 kg boat is 9 meter long and floating without motion on still water. A man of mass 100 kg at the rest one end of, if the run the other end the boat and stop, the displacement of boat is। देखिएगा बेटा प्यारी प्रॉब्लम है, हम कहेंगे ये ऐसे कुछ आपको बोट दे रखी है, 9 मीटर लॉन्ग है, इसका मास आपको दे रखा 500 kg, स्टिल वाटर में आपने कहा ऐसे कुछ स्टेशनरी कंडीशन में है। यहाँ पे एक मैन है, और मैन का मास आपको दे रखा है 100 kg। ये आपने का मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, अदर एंड तक, अदर एंड तक मूव करेगा तो आपने कहा ये शिफ्ट हो जाएगी। कितना शिफ्ट होगा, हमने कहा बॉट ऐसे कुछ शिफ्ट हो जाएगी, कितनी शिफ्ट हुई भाई, x डिस्टेंस से शिफ्ट होगी, बॉट के साथ मैन भी शिफ्ट होगा, तो टोटल शिफ्टिंग आप देखेंगे तो x मल्टीप्लाई टोटल मास, मास कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5 + 100 kg दैट इज आपने कहा 600 kg इज इक्वल्स टू मैन कितना डिस्प्लेस हुआ, आपने कहा मैन 9 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, और मैन का मास कितना 100, कैंसिल आउट, तो मुझे जो x मिलेगा वो कितना मिलेगा 9/6 मीटर दैट इज आप कहेंगे 1.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 को आपने ऐसे सोल्व किया। ऐसे देखिए प्रॉब्लम नंबर 9, ये भी बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, इसको भी सोल्व कीजिएगा। नाइन्थ देखिएगा, इन्होंने आपसे क्या बोला है, अ डॉग वेटिंग 5 kg standing on a flat boat so that it is 10 meter from the shore. The dog walk 4 meter on the boat towards the shore, then halt. The boat weight 20 kg and one can assume that there is no friction between it and water. How far is dog from the shore at the end of this time? देखिएगा
आप कहेंगे यहाँ पे एक बॉट दे रखी है आपको, ऐसे कुछ आपको बॉट दे रखी है। बॉट का मास आपको 20 kg गिवन है। एक डॉग है, डॉग का मास आपको दे रखा है 5 kg। आपने कहा दिस इज डॉग 5 kg, ऐसे कुछ दे रखा है। आप कहेंगे डॉग जो है एक सोर्स से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, हम कहेंगे ये आपने सोर्स कंसीडर किया है यहाँ पे। यहाँ से डॉग की जो पोजीशन है 10 मीटर है, ये 10 मीटर पे है। डॉग मूव करेगा। अब डॉग कितना मूव किया बेटा, आपने कहा 4 मीटर। डॉग 4 मीटर मूव करेगा तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, ये बॉट आपने कहा कुछ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, एक्स। एक्स शिफ्टिंग आप देख लीजिएगा। आप कहेंगे एक्स मल्टीप्लाई टोटल मास। टोटल मास कितना मिलेगा, आप कहेंगे 20 प्लस 5, 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे आप 4। तो यहाँ से आपने कहा एक्स की वैल्यू जो मिलेगी मुझे वो क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 20/25। दैट इज एक्स जो मिला है वो क्या मिलेगा 4/5 आपको मिला। दैट इज एक्स इक्वल टू 0.8 मीटर। तो आप बोलेंगे कि डॉग की जो पोजीशन रहेगी सोर्स से वो आप कहेंगे 10 - 4 प्लस एक्स। तो डॉग की जो पोजीशन रहेगी एक्स डैश वो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 10 - 4 मीटर, तो 6 मीटर प्लस एक्स। तो हम कहेंगे 10 - 4 प्लस एक्स, और ये वैल्यू जो मिलती है आपको 6 प्लस 0.8, आप कहेंगे 6.8 मीटर फ्रॉम सोर्स। आपने कहा इस सोर्स से डॉग का जो पोजीशन रहेगा इस दिस टाइम वो क्या रहेगा 6.8 मीटर रहेगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, 6.8 मीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है, इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल 8 kg मास इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 16 न्यूटन along positive y axis. Another 8 kg mass subjected to force 8 Newton along positive x axis. The magnitude of oscillation of center of mass, the angle made by x axis is represented. हाँ रेस्पेक्टिवली आप कहेंगे मैग्नीट्यूड भी पूछा हर डायरेक्शन भी पूछी, दोनों हम कैलकुलेट करेंगे। तो मिलेगा क्या आपको बेटा, एक फोर्स है जो आपने कहा एक्ट कर रहा ऐसे कुछ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी 8 न्यूटन। अनदर फोर्स है जो आपने कहा एक्ट कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है 16 न्यूटन आपको दे रखी है। तो यहाँ से आपने कहा सेंटर ऑफ मास का एसिलरेशन आपसे पूछा गया, तो सेंटर ऑफ मास का एसिलरेशन जो मिलेगा मैं एफ नेट कैलकुलेट कर दूं, और एफ नेट जो मुझे मिलेगा आप कहेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू 8i कैप प्लस आपने कहा 16j कैप, ऐसे कुछ मिलेगा। और एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो मुझे मिलेगा रूट ऑफ हम क्या बोलेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 का स्क्वायर 256। और यहाँ से आपने कहा एफ नेट जो मुझे मिला है कितना मिल जाएगा भाई, ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करने पे हम कहेंगे 10, 5 प्लस 11, 11 और 10 आपको ये जो मिलेगा दिस वन मिल जाएगा। जो भी मिला देख लीजिएगा यहाँ से जितना मिलता है एफ नेट आपको मिल जाएगा। तो हम कहेंगे एम टोटल ACM इज इक्वल्स टू एफ नेट, और यहाँ से आप कहेंगे ACM इज इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन में एम टोटल। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे एसिलेशन मिल जाएगा। अब एंगल की बात करेंगे तो एंगल जो मिलेगा आप कहेंगे यहाँ पे कहीं जाएगा, और ये एंगल मिलेगा एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस के साथ जो हमें मिलेगा हम कहेंगे 10 अल्फा इज इक्वल्स टू दिस कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको बेटा, आप कहेंगे 16/8 दैट इज 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिएगा, कैलकुलेशन देखते आपको आंसर मिल जाएगा। ये मिला है। इन्होंने क्या दे रखा आपको, एक सिस्टम दे रखा है, और यहाँ से एक ब्लॉक है जिसका मास m दे रखा है, अनदर ब्लॉक का मास आपको क्या दे रखा है 3m दे रखा है। ये आपने कहा डाउनवर्ड मूव करेगा a से, या अपवर्ड मूव करेगा विद a से, तो a का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 3mg माइनस mg अपॉन में 4m दैट इज a इज इक्वल्स टू g/2। सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है m1g1 दैट इज हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप कहेंगे m
ए की वैल्यू क्या बोली, g/2 माइनस आप क्या बोलेंगे 3m g/2 अपॉन में 4m, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ACM जो आपको मिलेगा माइनस g/4, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, नेगेटिव साइन आपने का डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, g/4 आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 आपसे क्या बोल रहा है, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। यहाँ से आपको एक वेज दे रखा है और वेज का इंक्लाइनेशन जो आपको दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अनदर ब्लॉक है जिसका मास भी m है। इनको कनेक्ट किया आपने एक स्ट्रिंग से, ऐसे कुछ। तो यहाँ से आपने कहा m है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा a से, ये अपवर्ड मूव करेगा a से। तो a का जो मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू mg साइन 60 माइनस mg साइन 30 अपॉन में हम क्या बोलेंगे m एंड m 2m आपको मिल जाएगा। ACM जो आपको मिलेगा वेक्टर फॉर्म में, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कहेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में आप कहेंगे m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो मिलेगा ACM मास इक्वल है, दैट इज आपने क्या m को कॉमन ले लिया, a1 प्लस a2 अपॉन में आप क्या बोलेंगे 2m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे जो मिलेगा a1 प्लस a2 अपॉन में 2। a1 a2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा आप कहेंगे यहाँ पे कंपोनेंट ले लूँ मैं इसी फोटो में, तो मुझे क्या मिलेगा, इसको अगर a1 कंसिडर कर दो तो 2 कंपोनेंट मिलेगा, वन इज ax एंड अनदर इज ay। तो ये कंपोनेंट मिलेगा। आपने कहा ये जो एंगल आपको मिला है, यहाँ से आप देखेंगे ये a आपको दे रखा और ये एंगल आपको क्या मिलेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पे अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो मुझे जो मिलेगा a1 की वैल्यू, यहाँ से देखिएगा a1 को मैं राइट कर दूं तो a1 जो मिलता है a1 इज इक्वल्स टू माइनस a cos 30 i कैप प्लस a sin 30 j कैप। क्लियर। इसका कंपोनेंट भी देखिएगा और इसका कंपोनेंट देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, दूसरा आप कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। और ये एंगल जो आपको दे रखा है हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। तो यहाँ से कंपोनेंट आप देखेंगे तो कंपोनेंट जो मुझे मिला है वो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे a2 का कंपोनेंट यहाँ पे देखे आप तो माइनस a का 60 i कैप और ये मिलेगा माइनस a साइन 60 j कैप। तो a1 a2 की वैल्यू आप जैसे पुट करेंगे तो हमें a1 a2 की वेक्टर फॉर्म में पुट कीजिए, फिर मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा और मैग्नीट्यूड लेते आपको आंसर जो मिलेगा वो दे रखा है सीधे सीधे। वेक्टर फॉर्म में देखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में क्यों देखेंगे, क्योंकि आपने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b आपको, वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 आपको देखना होगा। a1 और a2 की वैल्यू यहाँ कंपोनेंट्स आप पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बस वेक्टर का आपको ख्याल रखना है। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिएगा क्या बोल रहा है 13। यहां से आप कहेंगे अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ ब्लॉक ऑफ 2 kg विथ ए suspended by a string of length 5 meter. The center of gravity of the block is found to be rise vertical distance 0.1 meter. What is the speed of bullet after emerged from the block? देखिएगा प्यारी प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन आप इसको बना देंगे। एक ब्लॉक है जिसका मास आपको 2 kg गिवन है, 2 kg गिवन है। एक बुलेट है जिसका मास आपको गिवन है 0.01 kg और ये मूव कर रही है कितने स्पीड से, आप कहेंगे स्पीड भी आपको गिवन है 500 मीटर पर सेकेंड से। और इसका जो आपने का सेंटर ऑफ मास राइज करेगा h हाइट तक, और h हाइट भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, आपने कहा 0.1 मीटर। तो ऑब्वियसली आपने कहा ये इसको स्ट्राइक करेगा और बुलेट आपने यहाँ से इमर्ज करेगी, हम कहेंगे v डैश से, और ये मूव करेगा v से। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे मास ऑफ बुलेट 0.01 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई
और v प्लस आप कहेंगे 0.01 मल्टीप्लाई वी डैश। मुझे वी डैश कैलकुलेट करना, वी भी अननोन है। वी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इसने कुछ हाइट गेन किया तो हाइट जो मिलेगा h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g मिल जाएगा। आप कहेंगे वी की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, इस इक्वेशन से मिल जाएगी, और वी की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आपने कहा वी डैश मुझे मिल जाएगा, और वी डैश की वैल्यू जो मुझे मिली है वो आपको मिली 220 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा, ऐसे कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 आपसे क्या बोल रही है, सॉल्व कीजिएगा। आप यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहाँ आपने का हाइट का फॉर्मूला पुट कर दिया सीधे सीधे। एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, मैंने हाइट का फॉर्मूला सीधे पुट कर दिया और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, और 10 ग्राम बुलेट इज फाइट फ्रॉम ए राइफल वेलोसिटी into 5 kilogram block of wood suspended by the string of bullet get immersed in the block. The impact causes the block is swing a height 2.5 meter above the initial level. The velocity of bullet is। ये आपने कहा सेम प्रॉब्लम है वैसे ही, ऐसे कुछ दे रखा आपको, एक ब्लॉक है, इसको आपने हैंग कर रखा है और ब्लॉक का मास आपको गिवन है, कितना दे रखा आपको बेटे जी, आपने कहा 5 kg। यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास आपको दे रखा है 10 ग्राम है, ये इसमें इमर्ज कर जाएगी, और इमर्ज करने के बाद ये ब्लॉक आपने कहा कुछ हाइट गेन करेगा। कितनी हाइट गेन कर गई, आपने कहा ब्लॉक ने कितना हाइट गेन किया, वो दे रखा आपको 2.5 मीटर, ऐसे कुछ मिल गया आपको 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अबाउट द इनिशियल लेवल द वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी आपने कहा मैंने v कंसीडर की है, इसका वेलोसिटी आपने कहा v डैश कंसीडर किया, तो क्या मिलेगा, आपने कहा v डैश की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, यहाँ से हाइट से v डैश कैलकुलेट कर दूं मैं, तो v डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइट h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। v कौन सा, v डैश वाला, तो यहाँ से मुझे जो v डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2gh आपको मिल गया। v डैश की वैल्यू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर दो तो मुझे आंसर मिल जाएगा दिस वन। आपने कहा 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई v इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 5 किलोग्राम प्लस 10 ग्राम, तो इसको अप्रोक्स 5 किलोग्राम ले लीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई आपने कहा v डैश की वैल्यू मेरे पास यहाँ से है, तो v जो आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा 350 समथिंग, अप्रोक्स इक्वल्स टू 350 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गया। नेक्स्ट वन को देखिएगा, नेक्स्ट वन आपको क्या मिलता है, स्पीडली। स्टेज थर्ड में प्रॉब्लम थोड़ी सी लेवल वाली होती है, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिएगा, कैलकुलेशन भी लेंथी होती है, कंसेप्ट भी अच्छा वाला आपको अप्लाई करना होता है, वेक्टर सबका ध्यान रखना होता है, स्पीडली सॉल्व कीजिएगा। हाँ, जो इजी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, और जो आपसे नहीं बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट सॉल्व करके। फिर भी कोई डाउट रहता है तो जो स्टूडेंट एनरोल्ड है उनको फैसिलिटी दी गई है डाउट को वापस से पूछने के लिए, वहां से पूछेगा। आई थिंक डाउट रहेगा ही नहीं, डाउट कहाँ रहेगा, आप ढंग से सॉल्व करेंगे, हिंट आपने मैंने दिया ही है और कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है, तो फिर डाउट कहाँ रहेगा, डाउट रहेगा नहीं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 15। ऐसे कुछ आपको दे रखा है, यहां से एक ब्लॉक है, बॉब है जिसका मास आपको दे रखा m टू रेस्ट में, एक अनदर बॉब को रिलीज किया हमने जिसका मास आपको m1 दे रखा है। कितनी हाइट से रिलीज किया आपने, d हाइट से रिलीज किया, d हाइट से रिलीज किया, तो ऑब्वियसली आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ हाई डज द सेंटर ऑफ मास राइज आफ्टर कॉलिजन। आपने क्या कोलाइड करेगा और कोलाइड करने से होगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास कितना राइज करेगा। सेंटर ऑफ मास कितना राइज करेगा, तो ऑब्वियसली आपने क्या बोला है, लेंथ एल दे रखी है पेंडुलम की। इनिशियली सिचुएटेड इन द फिगर द फर्स्ट पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द स्ट्राइक, सेकंड एज्यूम द कॉलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, नेग्लेक्ट मास ऑफ स्ट्रिंग एंड एनी फ्रिक्शन इफेक्ट, हाउ हाई डज द सेंटर ऑफ मास राइज आफ्टर कॉलिजन। या देखिएगा, हम कहेंगे ये स्ट्राइक करेगा आपने कहा स्टिक कर जाएगा, इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो इसका स्पीड जो मिलेगा मुझे वो मैंने क्या बोला, वी डैश बोला। तो आपने कहा जब ये स्ट्राइक करेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी मिलेगी उसको कैलकुलेट करते, वो स्पीड जो आपको मिलेगी हम कहेंगे v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g d आपको मिल गया, v की वैल्यू मिल गई।
वो आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर दो तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें जो मिलेगा आप कहेंगे m1v इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v डैश। v डैश की वैल्यू जो हमें मिली है आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे m1v अपॉन में m1 प्लस m2। v डैश की वैल्यू मिल जाएगी, आपने हाइट मिल जाएगी, मुझे हाइट जो मिलेगी h इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू पुट करते आपने कहा h इज इक्वल्स टू जो मुझे मिला है वो दिस वन मिल जाएगा m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई d, ये आपको हाइट मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 16 को देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 अगेन आपने का प्यारी प्रॉब्लम है, देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 16 क्या बोल रही है आपसे, a neutron moving with velocity u collide elastically with an atom of mass number a. If the collision is head-on and kinetic energy of neutron is E, then the final kinetic energy of neutron after collision. दिस इज आपने कहा न्यूट्रॉन है जिसका मास 1 यूनिट मिलेगा और दिस इज एटम जिसका मास नंबर ए दे रखा है। इनिशियली आपने कहा ये रेस्ट में है, आप कहेंगे ये v स्पीड से u स्पीड से मूव कर रहा है, u स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आपको E दे रखी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आपने कहा हाफ मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई स्पीड का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिली है E इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे u स्क्वायर बाई 2, ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया था। अब हम कहेंगे इसका स्पीड, फाइनल स्पीड जो मिलेगा न्यूट्रॉन का उसको v1 कंसीडर किया और इसका फॉर्मूला आपको पता है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u, ये तो आपने का रेस्ट में ये जीरो हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू जो मुझे मिली वो क्या मिलेगा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a मल्टीप्लाई u। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू आपने का हाफ मल्टीप्लाई मास 1 दे रखा है। आप कहेंगे v1 का स्क्वायर क्या मिला आपको, हम कहेंगे a 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई u का स्क्वायर। आपने कहा u स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल दे रखा, e के इक्वल दे रखा। तो हमें जो रिजल्ट मिला है 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई e। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, प्यारी प्रॉब्लम थी। आपने का प्रॉब्लम नंबर 17 को और देखिएगा। 17 आपसे क्या बोल रहा है, ये भी अगेन प्यारी प्रॉब्लम है। A cannon of mass 1000 kg located at a base of an inclined plane fired off shell of mass 100 kg in horizontal direction with velocity 180 km per hour. The angle of inclination of plane with horizon is 45 degree. The coefficient of friction between cannon and inclined plane is 0.5. The height in meter at which the cannon ascent the inclined plane as the result of recoil. देखिएगा प्यारी प्रॉब्लम आपको दे रखी, यहाँ पे हम कहेंगे ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन आपको क्या दे रखा है भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू और म्यू की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है और यहाँ पे कैनन आपको दे रखा है, ये कैनन है और इस कैनन का मास आपको 1000 kg आपको दे रखा है। यहां से एक आपने का फाइट किया, आपने सेल को फाइट किया जिसका मास आपको क्या दे रखा 100 kg और स्पीड कितनी दे रखी 180 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां से आपने इसकी रिकॉल स्पीड में कैलकुलेट कर दो, पहले तो रिकॉल स्पीड कैलकुलेट कर दो। तो रिकॉल स्पीड जो मुझे मिलेगी 1000 मल्टीप्लाई v इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 5/18। तो यहां से जो आपको मिला 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन से दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड से रिकॉल होगा तो ऑब्वियसली आपने कहा इसने मैंने कंसीडर किया कि h हाइट अटेन करता है, h हाइट गेन करता है। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ वर्क करना होगा और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा तो डिस्टेंस क्या मिलेगी L मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कहेंगे जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही किस में, आप कहेंगे पोटेंशियल एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इक्वेशन अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मुझे जो मिलता है दिस वन मिलता है। क्या मिलेगा, आप कहेंगे हाफ मास कितना दे रखा आपको
1000 v स्क्वायर दैट इज आपने कहा 25 इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो mgh प्लस आपने कहा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या मिलेगा, म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई एल। अब आपने एल की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देख लो, आप कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एल, दैट इज एल इज इक्वल्स टू एच अपॉन साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने से आपने कहा एच जो मुझे मिलता है 5/6 मीटर आपको मिल जाता, 5/6 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 18th आपसे क्या बोलता है, रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 18th की बात कीजिएगा। अगेन प्यारी प्रॉब्लम, स्टेज थर्ड में आपने कहा सारी प्रॉब्लम बहुत प्यारी दे रखी है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मजा आएगा सॉल्व करने में आपको। 18 देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट एक्सपोज इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ए बी सी, द मोमेंट ऑफ ए इज पी आई कैप एंड दैट बी इज √3 पी जे कैप, वेयर इज पी अ पॉजिटिव का नंबर, द मोमेंट ऑफ सी विल बी। आप कहेंगे एक कोई ब्लॉक दे रखा है, ये एक्सपोज होता है 3 फ्रेगमेंट्स में, तो ऐसे कुछ आपको दे रखा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रेगमेंट्स, दिस इज ए है, दिस इज बी है, दिस इज सी है। तो ये जो मूव करेंगे कैसे कर रहा है, आपने कहा ए मूव कर रहा है विथ पी आई कैप से, और आपने कहा बी मूव कर रहा है √3 पी जे कैप से। थर्ड का जो मोमेंटम होगा वो आपको कैलकुलेट करना, थर्ड का मोमेंटम कैलकुलेट करना। थर्ड का मोमेंटम आप क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0, इन दोनों का वेक्टर सम आपने कहा इसके इक्वल मिलेगा। तो मोमेंटम ऑफ सी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू पी आई कैप प्लस क्या बोलेंगे √3 पी जे कैप। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में इसका कैलकुलेट कर दो, तो मैग्नीट्यूड जो मुझे मिलेगा रूट ऑफ हम क्या बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर, दैट इज हमें क्या मिलेगा 2p, ये आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। हम डायरेक्शन की बात की इन्होंने, यस डायरेक्शन की बात की, तो डायरेक्शन की बात करें तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन की बात, तो हम कहेंगे ये एंगल में कैलकुलेट कर दो, कौन सा भाई, ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर दें, एल्फा, ये तो मिल ही जाएगा आपको, बी का 90 प्लस एल्फा कर दो, या फिर आप कहेंगे ए के साथ कैलकुलेट करना या बी के साथ, ए के साथ कैलकुलेट करना, तो ए के साथ कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे ये तो क्या मिलेगा आपको 180 प्लस एल्फा कर दो, और एल्फा की वैल्यू जो मिलेगी मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से देखो tan एल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आपने कहा √3 p अपॉन p, दैट इज आपने कहा √3 का मतलब 60 डिग्री। तो डायरेक्शन जो मिलेगी वो कितना मिल जाएगा भाई, एल्फा की वैल्यू 180 तो है, एल्फा की वैल्यू 60, तो आप कहेंगे 180 प्लस आप 60 ले लीजिएगा, ए से आपको मिल जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में आपको देखना है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे कुछ मिल जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखना है, जो दे रखा है वहां से आपने कहा आंसर टिक कर दीजिएगा। इन्होंने किसके साथ पूछा है, आपने कहा इन्होंने पूछा है ए के साथ और बी के साथ, देख लो आंसर तो आपने कहा 2p मिलेगा, ए के साथ भी एंगल मिल जाएगा, 2 के साथ भी मिल जाएगा, ए के साथ एंगल जो मिलेगा 180 प्लस 60 मिल जाएगा, और यहां से मिलेगा आपने कहा 90 प्लस 16 ये 150, दैट इज आपने कहा आंसर कौन सा आ गया, 4th ऑप्शन मिल गया आपको करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 19 आप देखिएगा, अगेन प्यारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 19 आप देखिएगा क्या दे रखा है इन्होंने, रीड कीजिएगा प्रॉब्लम 19। कई बच्चे आपने किस डाउट को बार बार पूछते हैं, एक बार ढंग से समझ लीजिएगा, बन जाएगा प्रॉब्लम, थोड़ी सी लेंथी बट बन जाएगी। A 20 gram bullet passes through a plate of mass m1 is equals to 1 kg and then comes to rest inside the second plate of mass m2 is equals to 2.98 kilogram as shown in the figure. It is found that the two plate initially at rest now moves with equal velocities. Find the percentage loss in initial velocity of bullet when it is between m1 and m2. Neglect any losses of masses of the plate due to एक्शन ऑफ बुलेट। ये देखिएगा प्यारी प्रॉब्लम है, फोटो बनाएगा। हमने कहा एक प्लेट है जिसका मास आपको m1 गिवन है 1 kg, और अनदर प्लेट है जिसका मास आपने कहा m2 है, वो भी गिवन है, दिस इज आपने कहा m2, और एक बुलेट है जिसका मास आपने कहा m है, वो भी गिवन है, और आपने कहा यू स्पीड से मूव कर रही है।
आपने कहा बिफोर कोलिजन ऐसे कुछ, ये इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा वी नॉट से, और आपने कहा ये भी मूव करेगा वी नॉट से। बुलेट इससे फाइनली आपने कहा इमर्ज हो जाएगी, और यहाँ पे आपने कहा बुलेट जो मूव करेगी ये U1 से मूव करेगी। तो यहाँ से आपने कहा M की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 ग्राम आपको दे रखा है। M1 जो आपको दे रखा है 1 kg आपको दे रखा है। M2 आपको दे रखा है आपने कहा 2.98 kg आपको दे रखा है। आपने कहा लॉसेज मुझे कैलकुलेट करना, लॉसेज मुझे कैलकुलेट करना, और लॉसेज जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा देख लीजिएगा। लॉसेज की बात करेंगे तो हम कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो यहां से जो मिलेगा सीधे सीधे मैं इक्वेशन बना दूं। यहाँ पे जो मुझे इक्वेशन मिली है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम आप कहेंगे एम यू इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे आप कहेंगे M1 V0 प्लस M1 U1। इक्वेशन फर्स्ट, आपने कहा सेकंड में यहां से बना दो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, इसका इनिशियल मोमेंटम बुलेट का आप कहेंगे mv1 इज इक्वल्स टू, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, दैट इज आपने कहा m2 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको v0। ऐसे कुछ आप कहेंगे v0 की वैल्यू में इधर से कैलकुलेट कर दो इक्वेशन सेकंड से। तो v0 का वैल्यू जो मुझे मिलेगा v0 इज इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे mv1 अपॉन m2 प्लस m। ये v0 की वैल्यू मिली, v0 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा, मुझे सारे रिजल्ट लाइन से मिल जाएगा। कैसे मिलता है, आप कहेंगे mu इज इक्वल्स टू, क्या करना आपको v0 की वैल्यू पुट करनी, तो m1 मल्टीप्लाई v0 की वैल्यू क्या मिलेगी mv1 अपॉन m2 प्लस स्मॉल m प्लस हम क्या बोलेंगे आप कहेंगे m1 u1 तो यहां से आप देखेंगे स्मॉल m ना कैंसिल आउट नहीं हो रहा, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए इसको ऐसे ही। तो यहां से आप देखेंगे मुझे जो मिला है दिस वन मिल जाएगा, v0 की वैल्यू आपने पुट कर दी है और ये आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे u मिल जाएगा, और u की वैल्यू जो मिली है वो देख लीजिए आप, u की वैल्यू क्या मिल रही है, यहां से देखिए आप u की वैल्यू क्या मिल रही है आपको। v0 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v0 की वैल्यू पुट कर देंगे m1 u1 मिल जाएगा, और ये वैल्यू आप देखेंगे तो हमें जो मिला है u इज इक्वल्स टू आप कहेंगे m1 u1 अपॉन में m2 m प्लस आप कहेंगे m1 u1 अपॉन में m। u की वैल्यू मिल गई है, हमें क्या करना है लॉसेस कैलकुलेट करना, और लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे सीधे सीधे u को कॉमन लेके इधर ले आओ, तो आपने कहा u अपॉन v1 इज इक्वल्स टू आप कहेंगे m1 अपॉन में m2 प्लस m प्लस आप कहेंगे m1 अपॉन m, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए बहुत स्मॉल है, -1 ऑफ बोथ साइड, आपने कहा -1 कर दीजिएगा, -1 करके आपने कहा इसको परसेंटेज सॉल्व कीजिएगा, तो आप कहेंगे डेल u अपॉन में u1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते आपने कहा हमें मिलेगा 25%। ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 अगेन अपने का प्यारी प्रॉब्लम है, उसको भी आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 20 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 20 को। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द top of tower 100 meter height. Simultaneously, a bullet of mass 10 gram is fired from the foot of the tower vertically upward with the velocity 100 meter per second. If the bullet the immersed in it, how will it long rise above the tower before start falling? देखिएगा आप कहेंगे यहाँ पे जो दे रखा है प्यारी प्रॉब्लम है, एक 100 मीटर हाइट का टावर आपको दे रखा है, यहाँ से आपने कहा एक ब्लॉक को आपने का रिलीज किया जिसका मास m कंसिडर कर लीजिए, एक बुलेट को आपने का फायर किया जिसका मास m दे रखा है, आप कहेंगे 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से ये अंडर ग्रेविटी फॉल करेगी। तो आपने कहा
दिस ब्लॉक एंड बुलेट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं VCM, तो क्या मिलेगा आपको बेटे जी, m मल्टीप्लाई 0 प्लस आपने कहा m मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2m। तो VCM जो आपको मिलेगा वो कितना मिल गया बेटे जी, हम कहेंगे 50 मीटर पर सेकेंड। VCM आपको 50 मीटर पर सेकेंड मिल गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे 50 मीटर पर सेकेंड से इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा 50 मीटर पर सेकेंड से, और सेंटर ऑफ मास इक्वल है, तो ये कहाँ आएगा बेटे जी, आप आएंगे यहाँ पे 50 मीटर पे। ये जो आपने कहा हाइट मिलेगी वो 50 मीटर मिलेगी। तो सेंटर ऑफ मास की अगर हमें हाइट कैलकुलेट करो तो आप कहेंगे HCM इज इक्वल्स टू VCM का स्क्वायर अपॉन 2G। तो वैल्यू पुट करते हैं, आपने कहा HCM इज इक्वल्स टू VCM 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में आपने कहा 2 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से आपने कहा SCM जो मिला है वो आपने कहा 125 मीटर मिला। कहाँ से मिला, सेंटर ऑफ मास से मिला। टॉवर से कितनी हाइट मिलेगी, तो आपने कहा H डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, HCM माइनस 50, दैट इज हमें मिलेगा 75 मीटर। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 21 भी अगेन बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। 21 भी अगेन बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, रीड कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे टू पार्टिकल्स P and Q of masses 20 ग्राम एंड 40 ग्राम respectively are projected from the position of A and B on the ground. The initial velocities of P and Q making an angle 45 and 135 respectively with the horizontal. So in the figure, each particle has an initial velocity 49 meter per second. The separation AB is 245 meter. Both particles travel in the same vertical plane and undergoes collision. After the collision, P retrace its path. P क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है, उसी पाथ पे वापस जाता है। द पोजिशन ऑफ Q फ्रॉम पॉइंट B व्हेन इट हिट द ग्राउंड। बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, समझिएगा आप। क्या दे रखा आपको, ऐसे कुछ आपने कहा टू पार्टिकल्स दे रखा, दिस इज A है, दिस इज आपने कहा B है। सेपरेशन जो आपको दे रखा है 245 मीटर आपको दे रखा है। इसको हमने P को हमने थ्रो किया बेटा 45 विथ हॉरिजॉन्टल एंड B को थ्रो किया आपने का 135, दिस एंगल 135, तो ये एंगल आपको क्या मिलेगा 45 मिलेगा, ये Q मिल जाएगा। इसका मास आप M कंसिडर कर लीजिए, इसका आपने का 2M कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि एक का 20 ग्राम दे रखा है, एक का 40 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने पे देखिए रिजल्ट मुझे जो मिलता है वो क्या मिलता है। दोनों की जो स्पीड आपको दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, तो आपने का इसके 2 कंपोनेंट मिलेंगे, इसके भी आपने का 2 कंपोनेंट मिलेंगे, इसके भी आपने का 2 कंपोनेंट मिलेंगे, इसके भी आपने का 2 कंपोनेंट मिलेंगे। ये कंपोनेंट आप देखेंगे तो आप कहेंगे 49 साइन 45 मिलेगा, आप कहेंगे 49 cos 45 मिल जाएगा, ये 49 cos 45 मिलेगा, ये आप कहेंगे 49 साइन 45 मिल जाएगा। यहां से हम कहेंगे भाई ये कोलाइड करेंगे आफ्टर t सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों का डिस्टेंस आप देखेंगे तो हम कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा XA इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 49 cos 45 मल्टीप्लाई t, ऐसे आपने कहा XB कितना डिस्टेंस करेगा 49 cos 45 मल्टीप्लाई t। तो टोटल डिस्टेंस जो मिलेगा XA प्लस XB जो आपको मिला है वो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 245 आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा XA और XB की वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमें मिलेगा 49 अपॉन रूट 2 t प्लस 49 अपॉन रूट 2 t इज इक्वल टू 245। इसको सॉल्व करने पे आपने कहा 49 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो मुझे जो मिलेगा t की वैल्यू क्या मिल रही है, सॉल्व कर दीजिएगा। और रूट 2 t इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे 5, दैट इज t इज इक्वल्स टू 5 अपॉन रूट 2 सेकेंड। आपने कहा आफ्टर दिस टाइम बोथ पार्टिकल कोलाइड ईच अदर। अब ये कोलाइड करेंगे तो बिफोर कोलिजन इनकी जो कंडीशन है उसको देखिएगा, आपने कहा ये p बॉल है और ये आपने कहा q बॉल है, ये मूव करेगी आपने कहा vx से, ये भी आपने कहा मूव करेगी vx से, दोनों की स्पीड सेम है, क्लियर। बिफोर कॉलिजन आप कहेंगे P जो है रिट्रेस करेगा अपने पाथ को, तो आपने कहा Vx से मूव करेगा और Q कितने से मूव करेगा हमें पता नहीं, Q को हम यहाँ पे देखेंगे हमने V मान लीजिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिलता है, आप कहेंगे m
वी एक्स माइनस 2m वी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस का मिलेगा, माइनस एम वी एक्स प्लस आप कहेंगे 2m v आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 2m वी एक्स माइनस 2m वी एक्स जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू जीरो। दैट इज आपने कहा क्यू क्या करेगा, बिफोर कॉलिजन मूव करेगा, बट आफ्टर कॉलिजन रेस्ट में आ जाएगा। और रेस्ट में आने के बाद आपने कहा वो क्या करेगा भाई, आपने कहा जहां भी इसका कॉलिजन हुआ है, कहीं यहाँ पे कहीं कॉलिजन हुआ होगा, तो यहां से आप कहेंगे दोनों पार्टिकल P तो ऐसे कुछ मूव करेगा, बट Q क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। अब फ्री फॉल करेगा तो आपने कहा फ्री फॉलिंग के लिए डिस्टेंस मेरे पास पहले से, ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, हम कहेंगे एक्स बी मिल जाएगी। तो एक्स बी कैलकुलेट कर दूं मैं, एक्स बी कैलकुलेट करेंगे, एक्स बी तो आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कंफर्म करना था कि इसका फ्री फॉलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है बिफोर, सॉरी आफ्टर कॉलिजन। तो यहां से आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो मिलेगी एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू हमें जो मिलेगा आप कहेंगे 49 cos 45 मल्टीप्लाई टी, और ये वैल्यू जो आपको मिली है आपने कहा 245 अपॉन में 2 मीटर। देख लीजिएगा ये आपको मिल गई प्रॉब्लम नंबर 21। अब 22 को देखेगा, 22 आपसे क्या बोल रहा है, 22 को भी देखेगा। ट्वेंटी टू को देखिएगा, या इजी प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल ऑफ मास 2m प्रोजेक्टेड एंड एंगल of 45 with horizontal velocity 20 √2 meter. After 1 second, explosion take place. The particle broken into two equal pieces. As the result of explosion, one part come to rest. The maximum height from the ground attained by another particle is. देखिएगा इजी प्रॉब्लम है। आप क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ है 2m का एक पार्टिकल है जिसको हमने ऐसे कुछ थ्रो किया था, और यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड ये एक्सप्लोज हो जाता टू इक्वल पार्ट में। वन पार्ट आप कहेंगे रेस्ट में आ जाएगा, 2m है तो m हो जाएगा, m तो रेस्ट में आएगा और m मूव करेगा। तो m मूव करेगा तो हम क्या करेंगे, आपने कहा बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, यहाँ से हम देखेंगे इनकी जो वेलोसिटीज है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो आपने कहा 45 दे रखा है, इसकी स्पीड जो आपको दे रखी है 20 √2 मीटर दे रखी है। यहाँ से आप देखिएगा आफ्टर 1 सेकेंड एक्सपोज होता, तो आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड में कैलकुलेट कर दो बिफोर कॉलिजन, तो हमें मिलेगा Vx। तो Vx आपने कहा अनचेंज रहेगा, आप कहेंगे Vx क्या मिलेगा 20 √2 cos 45, दैट इज आपने कहा 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। Vy की अगर हम बात करेंगे Vy इज इक्वल्स टू Uy माइनस GT, ऐसे कुछ मिल जाएगा। तो आपने कहा Vy इज इक्वल्स टू मुझे जो मिलेगा कितना मिल जाएगा भाई 20 √2 sin 45 माइनस GT आफ्टर 1 सेकेंड, दैट इज Vy की वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गई। ये Vy की वैल्यू आपको मिल गई, तो हम कहेंगे एक रेस्ट में आ जाएगा, दूसरा आप कहेंगे मूव करेगा। तो मूव करेगा आपने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करते आपने कहा इस पार्ट का Vx डैश आपको मिल जाएगा एंड Vy डैश आपको मिल जाएगा। आप क्या बोलेंगे Vx से तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा, बट आपने कहा Vy जो चेंज होगा उससे क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा तो हम क्या करेंगे Vy को कैलकुलेट कर दो, और Vy को कैलकुलेट करने के लिए पहले जो आपको मास मिला था हम कहेंगे 2m मल्टीप्लाई Vy था, अब हम क्या बोलेंगे m मल्टीप्लाई Vy का डैश है। तो यहां से आप कहेंगे Vy डैश जो आपको मिला है वो सीधे सीधे कितने टाइम्स मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ Vy मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने कहा हाइट में कैलकुलेट कर दो, ये हाइट तो आप अलग से कैलकुलेट कर देंगे जितनी भी मिलेगी, यहाँ से फर्दर हाइट जो मिलेगी हम कहेंगे h डैश हाइट ले लीजिएगा, ये ऐसे कुछ जाएगा। तो आपने कहा h डैश हाइट अगर मैं इसका ले लूँ तो h डैश हाइट जो मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा कैलकुलेट कर देंगे। तो h डैश जो आपको मिलेगा h डैश इज इक्वल्स टू Vy के डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, h डैश प्लस h कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल हाइट कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक आपने कहा 35 मीटर। इजी प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड है। नेक्स्ट आप कहेंगे प्रॉब्लम नंबर
23rd को देखिएगा, 23rd भी आपने का अगेन प्यारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपने का सीरीज को यूज करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलता देखिएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आपको दे रखा, पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है और पार्टिकल का मास दे रखा आपने का m, 2m, 3m एंड nm। पोजीशन दे रखी l, 2l, 3l और आपने का nl। सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता बेटा जी, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 l1 प्लस m2 l2। तो मुझे क्या मिलेगा, ml प्लस आपने का 4ml प्लस आप कहेंगे 9ml प्लस हम क्या बोलेंगे n स्क्वायर ml अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, आप कहेंगे l प्लस 2l प्लस 3l प्लस आपने का nl। यहां से आप देखेंगे, सॉरी मास से डिवाइड करना था आपको, तो आप कहेंगे m, 2m, 3m एंड nm। m को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो आपने कहा cm जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे यहाँ से l को भी मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 4 को क्या लिख दूँ बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस आपने कहा 3 को 9 को क्या लिख दूँ 3 का स्क्वायर, प्लस हम क्या बोल देंगे n का स्क्वायर। अपॉन में मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, m को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आप कहेंगे n टाइम्स कर दीजिएगा। तो आपने कहा स्क्वायर सीरीज को ऐड कीजिएगा और ऐड करने पे मुझे जो मिलेगा, ये तो l मिल गया बेटे जी, स्क्वायर सीरीज को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 बाई 6 अपॉन में आपने नेचुरल नंबर को ऐड कीजिएगा और ऐड करते मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आप कहेंगे n प्लस 1 बाई कितना मिल जाएगा आपको बाई 2। तो यहाँ से आपने का सोल्व करते ही हमें जो मिला है आप कहेंगे n प्लस 1 बाई 2। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपने का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे जो रिजल्ट मिला है वो दिस 1 मिला। क्या मिला आपको, आप कहेंगे 2n प्लस 1 l बाई 3। चेक कर लीजिएगा बेटा जी, क्लियर। क्वेश्चन आपने कहा 24, हाँ 24 से 24, 25 फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से काफी इजी अप्रोच वाले प्रॉब्लम से जो बन जाएगी आपसे। देखते हैं 1 बाय 1 क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यस, प्रॉब्लम नंबर 24 क्या दे रखा है, टू स्मूथ ऑब्जेक्ट विथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कोलाइड डायरेक्टली द बाउंस एज सो इन द फिगर। देखिए जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिव्स जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो हमें जो मिलता है E इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच का जो मिलेगा 3u माइनस u दैट इज आपने कहा 2u मिल जाएगा, और आप कहेंगे सेपरेशन का जो मिलेगा v2 माइनस v1 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो मिलेगा क्या करना, कुछ भी नहीं करना भाई, आपने कहा e मल्टीप्लाई 2u इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये तो दे रखा आपको, आंसर मिल गया सीधे सीधे। 25 देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 25 आपसे क्या बोल रहा है, अ रॉकेट हैज मास 100 kg, 90% ऑफ दिस फ्यूल, इट इजेक्ट फ्यूल वेपर एट द रेट ऑफ 1 kilogram per second with velocity 500 meter per second related to the rocket. It is supported that the rocket is outside the gravitational field. The initial upthrust on the rocket when it just start moving upward. तो thrust आपको कैलकुलेट करना, thrust आपको जो मिलेगा F इज इक्वल टू एम dm अपॉन dt, और ये वैल्यू जो आपको मिली है हम क्या बोलेंगे बेटा, v क्या दे रखा आपको 500, और दिस वन क्या दे रखा 1, दैट इज आपने हमें क्या मिलेगा 500 न्यूटन। ये थ्रस्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 26 में आपसे क्या पूछा है, रेड्यूस मास, और रेड्यूस मास जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करते आपने मुझे क्या मिलेगा 2m/3 आपको मिल गया।
आपने का प्रॉब्लम 27 में देखिए फिगर देखिए, आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप फोटो देखेंगे और ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ से आपने एक्स एक्सिस दे रखा है, यहाँ पे आप वाई एक्सिस देखिएगा तो मुझे क्या दे रखा है, आप ऐसे कुछ आपको दे रखा है। यहाँ से इसको कंप्लीट कर दीजिए, आपने स्क्वायर प्लेट को कंप्लीट कर दीजिए। स्क्वायर प्लेट को कंप्लीट करते हैं आपने सेंटर ऑफ मास का मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। बट मैंने क्या कर दिया भाई, आपने इस प्लेट को यहाँ से रिमूव किया। प्लेट को रिमूव करने से आपने सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाएगा, ओडेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ओडेस की वैल्यू जो मिलेगा कोऑर्डिनेट आपने इसकी जो साइड दे रखी है उसके हाफ से कम हो जाएगा। साइड जो आपको दे रखी है एल शेप की, कितनी दे रखी, 2 मीटर 2 मीटर। तो आपने हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर का हाफ क्या मिलेगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर से कम हो जाएगा, और 1 मीटर से कम ऑप्शन जो आपको मिला है, एक ही ऑप्शन दे रखा 5/6 मीटर, 5/6 मीटर, 5/6 एंड 5/6। सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 28, रोल नंबर 28 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व कीजिएगा 28 को। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द जियोमेट्रिकल सेंटर, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, में लाइज विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी। आपने कहा सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, कहीं भी हो सकता है, बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम नंबर 29 देखिएगा, 29 को भी, 29 पे भी क्या करना है आपको, सिंपल 29 भी देखिएगा एक्स वाई, सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इक्विलेटरल रेक्टेंगल दे रखा है और यहाँ पे कुछ मास पार्टिकल गिवन है। मास पार्टिकल का मास आपने कहा 1 kg, 3/2 kg एंड 2 kg। और यहाँ से देखिएगा साइड जो आपको दे रखी ए दे रखी, तो ये जो मिलेगा 0 एंड 0 पे मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा a एंड 0 पे मिलेगा। इसके जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे आप कहेंगे a/2 एंड √3 a/2। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक्सीएम और वाईसीएम यहाँ से मिल जाएगा। आप कहेंगे एक्सीएम भी यहाँ से मिल जाएगा और वाईसीएम भी यहाँ से मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, हम कहेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस mn वाला। और ये जो आपको मिलेगा कौन सा मिल जाएगा, अपने का YCM इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस आप कहेंगे mn yn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे कुछ आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा सीधे सीधे। प्रॉब्लम नंबर 30 की बात कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 30 आपसे क्या बोल रही है, प्रॉब्लम नंबर 30 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 30 को देखिएगा। When an explosive cell traveling in a parabolic path under a effect of gravity explodes in the midair, the center of mass of fragment। आपने कहा सेंटर ऑफ मास ये एक्सप्लोज होगा इंटरनल फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो सेंटर ऑफ मास आपने कहा हमेशा पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। पैराबोलिक पाथ दैट इज आपने कहा ओरिजिनल पाथ, जो पाथ उसका पहले था उसी पाथ पे आपने कहा मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास आपने कहा हमेशा कहाँ मूव करेगा, आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास हमेशा ओरिजिनल पाथ पे मूव करेगा। ये कितने भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, सेंटर ऑफ मास आपने कहा अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, सेम पाथ पे मूव करेगा, यानी पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। 31 को देखिएगा। 31 आपसे क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। आप कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज आपने कहा मोमेंटम कांस्टेंट। और मोमेंटम कांस्टेंट तो आपने कहा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। दिस वन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्सटर्नल क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, दे रखा आपको 0। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। आपने कहा आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में। और ये जो आपको मिलेगा प्रॉब्लम नंबर 32 देखेगा, थोड़ी में देख रखा आपने रिंग का मास क्या रहेगा, सर्कमफेरेंस पे, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो आपने कहा आउटसाइड ऑफ बॉडी मिल गया आपको। 33 अगेन आपने कहा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स इज लाइकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम सो इन द फिगर। आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑलवेज नियर बाय टू हैवियर पार्ट। इस ब्लॉक का जो हैवियर पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। तो आपने कहा मे बी सी क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर 33 का भी
नेक्स्ट वन देखिएगा 34 भी आपने प्रीवियस प्रॉब्लम पूछी और प्रीवियस प्रश्न पूछे आपने कहा एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है जबकि वाई एक्सिस के अलोंग एयर और सैंड है, तो आपने कहा सेंटर ऑफ मास कहां लाइज करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग आप कहेंगे कहां चला जाएगा, आपने कहा डाउनवर्ड, तो नेगेटिव वाई एक्सिस मिल गया आपको। 34 भी थ्योरेटिकल आपको मिलेगा सीधे सीधे। 35 अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। 35 देखिएगा 35 क्या बोलता है आपसे, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, यस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम डेल टी इज कांस्टेंट। आपने कहा ड्यूरिंग द कोलिजन कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है, वहां पे इंट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, वहां पे कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यस एएनसी इज करेक्ट आंसर। 36 को देखिएगा 36 आपसे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन के लिए टोटल मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। आपने कहा ना ऐसा नहीं होता, मोमेंटम कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, यस काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, क्लियर। 38 आपने कहा अगेन, आपने कहा थ्योरेटिकल नहीं, ऑप्शन थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी। अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कंटेन हिट द horizontal with the speed 200 meter per second at an angle 30 degree with the normal and rebounds with the same speed. Which of the statement is true? आप कहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिजिड ब्लॉक होते हैं या रिजिड स्फीयर होते हैं, और यहाँ पे कॉलिजन कौन सी होगी, इलास्टिक कॉलिजन होगी। और इलास्टिक कॉलिजन के लिए आपने कहा ये इलास्टिक कॉलिजन है भाई, सीधे सीधे इन इलास्टिक नहीं इलास्टिक कॉलिजन है। सेम स्पीड से रिबाउंस हो रहा है, स्पीड सेम है, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, और चेंजेस नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ बेटे जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कौन सी मोशन होना चाहिए, कौन सा कॉलिजन होना चाहिए, ऑब्वियसली इलास्टिक। 39 को देखिएगा 39 देखिएगा आप, 39 क्या बोल रहा है, 39 आपसे क्या बोल रहा है, a ball of mass m fall from height h on the floor where the coefficient of restoration is e if the height attained by the ball after two rebounds जो आपको मिलता फॉर्मूला, हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला मिलता एच एन इज इक्वल्स टू ई की पावर 2n h मिल जाता है। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 इम्पैक्ट दे रखा है, तो आपने कहा यहाँ से जो मिलेगा h2 इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे e की पावर 4h आपको मिल जाएगा। क्या दे रखा भाई, दिस वन, ऑब्वियसली दिस वन दे रखा आपको, e की पावर 4h आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 आपने कहा एनसीईआरटी की ग्राफिकल प्रॉब्लम दे रखी है, काफी प्यारी प्रॉब्लम है, समझिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व पॉसिबल डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड्स बॉल हेयर रेडियस आर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉल r इज द रेडियस ऑफ बॉल कैपिटल R। तो यहां से क्या होगा भाई, जब आपने कहा दोनों बॉल, समझिएगा प्यारी प्रॉब्लम है, समझिएगा। 40 ड्यूरिंग इम्पैक्ट आपने कहा दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेगा, R डिक्रीज होगा, तो यहां से आप कहेंगे फोर्स इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा इंक्रीज होगी। जब आपने कहा वापस से ये क्या करेंगे, रिफॉर्मेशन में आएंगे, रिफॉर्मेशन आपने कहा दूर जाएंगे, और रिफॉर्मेशन आपने कहा दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होती है आपने कहा फोर्स क्या हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी आप कहेंगे डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे कुछ आपने कहा ड्यूरिंग कोलिजन पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आर जितना कम होगा फोर्स बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी आपने कहा बहुत ज्यादा होगी, और आपने कहा जैसे जैसे हम कहेंगे वापस से रिफॉर्मेशन में आ जाएंगे उस समय वापस कम हो जाएगा। ये आपको क्या दे रखा, पोटेंशियल एनर्जी का आर फंक्शन दे रखा है। जो आपने कहा डिस्टेंस 0 हो जाएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी और इसमें रिलेशन मिलता है 1/r वाला, डिस्टेंस कम होगी तो कम होगा, आगे बढ़ेगी तो बढ़ेगी, और ऐसे कुछ आपने कहा ऐसे कुछ आपको मिलनी चाहिए। और कहाँ हो जाएगी, जब आपने कहा डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस दोनों की डिस्टेंस आपने कहा रेडियस क्या है, इसकी भी r है इसकी भी r, जब ये दोनों r पे चले जाएंगे जस्ट रिफॉर्मेशन की कंडीशन में आ जाएंगे, कांटेक्ट लीव कर जाएंगे, उस समय हम कहेंगे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो आपने कहा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। कहाँ पे, 2r पे, 2r पे आपने कहा 100% रिफॉर्म हो जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएगा तो आपने कहा यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स 0 मिल जाएगा, उस कंडीशन में आप कहेंगे एनर्जी 0 हो जाएगी। ऐसा कुछ कर्व आपको मिल जाना चाहिए। कौन सा वाला, 4th नंबर। 41 देखिएगा, 41 आपसे क्या बोल रहा है, A boy jump in a lift moving with constant velocity, rebounds height is 0। इन वापस से rebounds नहीं करा, some amount of heat produce। If the lift is stationary then the produced heat in
कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस हीट। आप कहेंगे लिफ्ट मूव करी कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट में, मैन की या बॉय की जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट करी, अभी भी आपने कहा उतनी कन्वर्ट होगी। पहले भी आपने कहा बॉय कहां से जंप कर रहा था, आप कहेंगे लिफ्ट मूव कर रही है v स्पीड से, तब आपने कहा बॉय ने जंप किया ऐसे कुछ h हाइट से, तो यहाँ पे वर्क डन जो मिला या हीट जो मिली आपको वो कितनी मिलेगी, mgh के बराबर मिलेगा। हम कहेंगे स्टेशनरी लिफ्ट है, और स्टेशनरी लिफ्ट में क्या हो रहा है, बॉय आपने कहा सेम हाइट से जंप कर रहा है, कितनी हाइट से, h हाइट से, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे वर्क डन की बात कर लीजिएगा या फिर आपने कहा हीट की बात कर लीजिएगा, क्या मिलेगा mgh। इन बोथ केसेस क्या मिला आपको, हीट सेम प्रोड्यूस होगी, हीट आपने कहा सेम प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वन 42 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे 42। प्रॉब्लम नंबर 42 देखिएगा क्या बोला आपसे 42। Two particles of 1 kg and 3 kg have position of vector this one and this one respectively. The center of mass का position vector आपको कैलकुलेट करना, कुछ करना नहीं बेटा। RCM इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे m1 r1 प्लस आप कहेंगे m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा 43। F external is equals to MCA, आपको ऐसे कुछ दे रखा, F external is equals to MACM is an equation motion for the system of particle. Above equation signifies that center of mass moves as total mass lies on it। आपने कहा ना center of mass moves as the net external force is acting on it। आपने कहा yes, मुझे क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास मूव्स एज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई आपने कहा नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा यहाँ से। 44 को देखिएगा, अगेन 44 को देखिएगा। 44 आपसे क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ 6 kg and 4 kg masses have their velocities this one and this one respectively, then the velocity of center of mass, velocity of center of mass वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 मिल जाएगा। 45 को देखिएगा, 45 प्यारी प्रॉब्लम है। दिस इज 45। आपने कहा एक पार्टिकल है रेडॉन जो ऐसे कुछ मूव कर रहा है ए से बी की ओर, और यहाँ पे आपने कहा क्या हो गया भाई, रेडॉन ब्रेक हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया है इनटू हीलियम और रेडियम था, रेडॉन और हीलियम में आपने कहा डिवाइड हो गया, ऐसे कुछ हीलियम जा रहा है, ऐसे कुछ आपने कहा रेडॉन जा रहा है, ऐसे कुछ। तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, तो आपने कहा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव करेगा बेटा, आपने कहा ओरिजिनल पाथ पे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा मूव करेगा ओरिजिनल पाथ पे, यानी आपने कहा ए बी के अलोंग ही मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपने कहा उसी आफ्टर एक्सप्लोजन भी उसी लाइन पे मूव करेगा। इन प्रीवियस सिचुएशंस द ऑब्जर्वेशन इज एन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने कहा ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा, सेंटर ऑफ मास पे, इसी फ्रेम पे, इसी फ्रेम पे हम क्या बोलेंगे, जितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड सेंटर ऑफ मास की रहेगी वही आपने कहा हीलियम और रेडॉन की रहेगी, बट वर्टिकल स्पीड ये आपने कहा ऐसे कुछ मूव करेगा, ये कुछ ऐसे कुछ मूव करेगा। तो आपने कहा इस ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में, उस कंडीशन में आप कहेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वर्टिकल लाइन पे 180 पे आपने कहा मूव करेंगे। देख लीजिएगा, फ्रॉम द फ्रेम द हीलियम और रेडॉन सेम्स टू मूव एट 180 या 180 पे मूव करते हुए दिखाई देंगे आपको। 47 देखिएगा, 47 को 46 एंड 45 हो ही गया आपका। 47 देखिएगा, इन द मोशन ऑफ बाइनरी स्टार आइसोलेटेड सिस्टम एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। आपने कहा बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे तो बाइनरी सिस्टम एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, भैया बाइनरी सिस्टम है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे m1 है और यहाँ पे आपने कहा m2 है।
ऐसे कुछ m2 यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ही रिवॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ अलॉन्ग मास के अलॉन्ग ही रिवॉल्व करेंगे, ऐसे कुछ आपको इनका मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे। क्या दे रखा आपको, मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ स्टार्स, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे। 48 आपको दे रखा, सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी एट द लाइन। देखिएगा 48 को देखिएगा, 48 आपने कहा एक स्क्वायर दे रखा ए बी सी डी, ऐसे कुछ आपको एक स्क्वायर दे रखा ए बी सी डी, ए बी सी एन टी, हम क्या बोलेंगे, दिस वन एम, दिस वन एम, दिस वन ऑल्सो 2m एंड दिस वन इज m। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप देखेंगे, आपने कहा ड्यू टू m एंड m कहाँ आएगा, सेंटर पे आ जाएगा, ड्यू टू m एंड 2m, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज नियर बाई टू हैवियर पार्टिकल, तो कहाँ आ जाएगा, आप कहेंगे हैवियर पार्टिकल कहाँ दे रखा आपको, आपने कहा ओबी लाइन पे, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ओबी लाइन के अलॉन्ग आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। आप कहेंगे 49, देखिएगा 49 को, 49 आपसे क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स वन ऑफ द मास m and another is mass 2m are projected, 49 sorry, a 50 gram bullet moving with the velocity 10 meter per second get immersed in 150 gram stationary body, the loss of kinetic energy of the system। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिएगा, फाइनल कैलकुलेट कर दीजिएगा, डिफरेंस कर लीजिएगा, फिर आप क्या करना, आपको परसेंटेज कैलकुलेट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ये इनिशियल आपको मिल गया। इनिशियल की वैल्यू पुट करना चाहता आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, और फाइनल जो आपको मिलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल क्या मिलेगी, इमर्ज हो जाएगी, तो आप कहेंगे हाफ m1 प्लस m2 v2 का स्क्वायर। v2 मेरे पास नहीं, तो v2 कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आप v2 कैलकुलेट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, तो हमें क्या मिलेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v2, तो v2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको m1 v1 अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आपको मिल जाएगी। हमें लॉसेस कैलकुलेट करना, लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे लॉसेस कैलकुलेट करना, यहाँ से इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई 100%, और जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपने का लॉसेज जो मुझे मिला वो 95% लॉसेज आपको मिल गया, वैल्यू पुट कीजिएगा सॉल्व करके। प्रॉब्लम नंबर 50 लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है, कई बच्चे आपने का पूछते हैं, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 50 को देखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे ऐसे सेम हाइट से दो बॉल को रिलीज किया और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 60 मीटर, ये जो मास दे रखा आपको 2m है, यहाँ पे आपने का बॉल का जो मास दे रखा m दे रखा, ये मूव कर रही है बेटे जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे कुछ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन की बात करें हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे 10 मल्टीप्लाई m माइनस क्यों मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे 2m मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू फाइनल, तो आप कहेंगे यहाँ से क्या मिला 0, तो इनिशियल भी 0 है एंड फाइनल भी क्या है 0 है, तो हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कहीं मूव ही नहीं करेगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा कहाँ, यहाँ देख लो, आपने कहा बेटा सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा इस लाइन पे कहीं मिलेगा और इस लाइन पे मिलेगा, तो आपने कहा सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात कर दूं तो हमें जो मिलेगा आफ्टर कॉलिजन, यहाँ पे दोनों आपने का कंबाइंड हो जाएंगे, एक साथ फोल्ड करेंगे, आपने का सेंटर ऑफ मास पे आएंगे, और सेंटर ऑफ मास अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो सेंटर ऑफ मास का मिलेगा नियर बाय टू हैवियर पार्टिकल, तो नियर बाय टू हैवियर पार्टिकल, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे कहीं आपको सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपने का 60 को 1:2 में डिवाइड कर दो तो मुझे जो मिलेगा दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज आपने का 40 मीटर। आपको पता ना mr इज इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो, आपने का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जो मिलेगी मास के इनवर्स रेशियो में मिल जाएगी। मास का रेशियो क्या है 1:2, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या मिलेगा 2:1, 2:1 में डिवाइड करते हैं आपने का 40 मीटर फ्रॉम दिस वन क्या दे रखा ए से 40 मीटर और बी से 20 मीटर पे लैंड करेगा। क्लियर, पहले भी आपने का मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम 0 था, तो आपने का बिफोर कॉलिजन क्या होगा, दोनों कंबाइंड मास फ्री फॉलिंग की कंडीशन में आ जाएगी, फ्री फॉलिंग की कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज आपने का फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल होगा तो सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। ये वैल्यू आपको दिस वन मिल गई है। आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टेज
थर्ड को कंप्लीट सॉल्व किया, यहाँ तक कि देखेंगे। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है स्टेज 4 की हम बात करेंगे। नीट की प्रॉब्लम और जेईई मेंस की प्रॉब्लम वो आपने कहा नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा, अच्छे से बनाएगा प्रॉब्लम को 1 by 1। ऑल द बेस्ट।